तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। और क्योंकि हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के बढ़िया बढ़िया एस्ट्रोलॉजर्स लेकर आते रहते हैं, तो आज हमारे साथ है 3 का कॉम्बो। आज हमारे साथ है प्रतीक्षा जी, जो कि एस्ट्रोलॉजी भी करती है, न्यूमेरोलॉजी भी करती है और पामिस्ट्री भी करती हैं। और मज़े की बात यह है कि इनकी फैमिली में ये चीज़ चलती आ रही है और फीमेल एस्ट्रोलॉजर्स और पामिस्ट्री एक्सपर्ट से हमारा सामना वैसे ही बहुत कम होता है। तो वेलकम मैम। थैंक यू सो मच आप तीनों का मुझे इनवाइट किया सबसे आप पहले। जयपुर से आए इतनी दूर से, आपने बुलाया हम चले आए वाला सीन है। तो देख लो दोस्तों, ये सब आपके लिए हो रहा है। आपके लिए ये लोग अच्छा कंटेंट, मैं तो सच में सोचती हूँ कि इतने बड़े बड़े टॉपिक लोग 4 लोग बैठे हैं और बैठ के जस्ट डिस्कस किया और वो इतनी इजीली समझ आ जाता है। लाइक मैं बहुत से टॉपिक के बारे में देखती हूँ, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो कोई और भी चीज़ हो। तो मैं तो आप तीनों के लिए सबसे पहले क्लैपिंग करूंगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। मैम हम नहीं, हमारे गेस्ट ऐसे होते हैं, आप ऐसे हो। हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ एक जरिया है वो इन्फॉर्मेशन बाहर ले जाने का। वो बहुत इजी वे होता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन भी ऐसे हो गई, इस तरीके से हो गई तो बच्चे इंटरेस्ट से देखेंगे। हमारे साथ वो बच्चा है वो भी देखता है। रियल हिट पे जा रहे हो आप, आपकी शूटिंग होगी वहां पे? मतलब हाँ मेरी होगी। तो मैम जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आप सबसे पहले उसकी एस्ट्रोलॉजी करते हो, हाथ देखते हो या नंबर्स देखते हो? आप क्या प्रेफर करते हो तीनों साइंसेस में से? देखो मैं बताती हूँ। तो ये चीज़ बनी कहाँ पे? भारत में। ठीक है, हमारा भारत ऐसे है कि हम यदि मूली खाते हैं तो मूली के पीछे का छिलका भी फेंकते नहीं है, उसकी भी सब्जी बनाते हैं। ठीक है, तो भारत में कभी भी कोई भी चीज़ मुझे लगता है वेस्ट के लिए तो नहीं बनी है कि कोई चीज़ वैल्यूएबल कम है या कोई चीज़ वैल्यूएबल ज़्यादा है। हर एक चीज़ किसी वैल्यू के लिए, किसी एक मोटिव के लिए बनी है। ठीक है, सो मैं क्लाइंट को कैसे देखती हूँ? मैं हर एक क्लाइंट की पामिस्ट्री भी देखती हूँ, डेट ऑफ बर्थ से उसकी कुंडली भी बनाती हूँ और न्यूमरोलॉजिकल चार्ट भी उसका क्रिएट करती हूँ। मैं तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सबको क्लियर करूंगी, बिकॉज बोलते हैं ना कि हमसे ज़्यादा वो लड़ते हैं जो इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि हम किसी पामिस्ट के पास जाएं, कि हम किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं, कि हम किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएं। मैं बताती हूँ, देखो एस्ट्रोलॉजी में जो टाइम पीरियड है, लाइक आपका आज का दिन कैसा जाएगा, वो चीज़ एस्ट्रोलॉजी लाइक कुंडली जितना अच्छे से बता सकती है वो उतना अच्छे से कोई भी और चीज़ नहीं बता सकती। लाइक मुझे किसी के लिए ये प्रिडिक्ट करना है कि आपका ये एक दिन कैसा जाएगा या फिर ये चीज़ आपके लिए बेहतर है या नहीं है। लाइक यदि मैं स्पेसिफिक वे में बोलूँ तो जो टाइम पीरियड है और जो एक्यूरेसी से टाइम पीरियड आता है कि लाइक मैं अभी भी बताती हूँ, मैं ट्रैवल बहुत कम करती हूँ। मुझे 23 तारीख से लेके 6 तारीख तक का केतु आया था और मैं जयपुर से नोएडा आ गई। केतु हमेशा इंसान को ट्रैवल करवाता है। सो वही वाली चीज़ की एक्यूरेसी देखो इसकी कितनी थी कि केतु आया और उसने मुझे ट्रैवल करवा दी। सो टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो वो एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से बता सकती है। एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा एक्यूरेट निकलता है। टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो अभी मैं पामिस्ट्री की तरफ बढ़ती हूँ। सो एस्ट्रोलॉजी, हम जब पैदा हुए तो एक चार्ट लेके पैदा हो गए। ठीक है, कृष्ण भगवान ने भी बोला है कि आप कर्म करो। सो कृष्ण भगवान ने भी हमें बोल के यही भेजा है कि कर्म से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। सो हमने कैसे भाग्य किए, क्या हमारी डेस्टिनी में जो लिखा था, हमारे लाइफ में जो लिखा था वो हमने किया या नहीं किया, हम जिस मोटिव के लिए इस धरती पे आए हैं वो करेक्टर हमने निभाया, वो मोटिव हमने पूरा किया, हमारे बुरे कर्म तो नहीं है, कितने अच्छे कर्म हैं, उनको हम पाम से अच्छा कहीं से भी नहीं देख सकते। लाइक पामिस्ट्री इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताती है। ठीक है, पामिस्ट्री में हमें पता लग जाता है कि इंसान नशे करता है, भले ही उसकी कुंडली में नहीं है वो नशे करता है या नहीं करता, कुंडली में लेके आया है कि वो एक साधु बनेगा, लेकिन होता है ना संगत से चीज़ें बदल जाती है, वो चीज़ हम पामिस्ट्री से बहुत अच्छे से बता। और कुंडली में ये चीज़ नहीं होती कि वो कई बार नहीं होती। लाइक 1000 में से एक एग्जाम्पल ऐसा आता है हमारे पास कि उसकी कुंडली में पता लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है, बट जब उसका पाम चेक करते हैं तो पता लगता है कि हो सकता है बचपन में कुछ ऐसी संगत रही हो, उसकी पेरेंट्स का थोड़ा ध्यान नहीं रहा हो, उसके कारण बच्चा उन सब चीज़ों में चला जाता है। यदि सही समय पे उपाय कर लिए जाएं, रेमेडीज कर ली जाए तो वो भी सही हो जाएंगे। अब मैं यदि न्यूमरोलॉजी की बात करूँ तो आप जब गाड़ी लेके आते हो, आप जब घर खरीदते हो, हम भी नॉर्मल कन्वर्सेशन में नहीं बोलते कि अच्छा ये गाड़ी मेरे लिए बहुत लकी थी भाई, ये गाड़ी तो मैं नहीं बेचूंगा, चाहे और कोई भी बेच दो बट ये पर्टिकुलर नहीं बेचूंगा, या फिर ये फ़ोन नंबर मेरे लिए बहुत अच्छे हैं।
मैंने अपनी लाइफ में भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि मेरे पास 2 अकाउंट है, एक में बहुत पैसा आता है, एक में नहीं आता, ना ही टिकता है उसमें। सो वही वाली बात है, न्यूमरोलॉजी हमें ये बताती है कि लाइक कोई भी चीज़ है उसकी, लाइक जैसे गाड़ी खरीद रहे हो तो उसकी नंबर हो गया, गाड़ी नंबर हो गया, ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया, हमारा नेम नंबर हो गया। आप देखते हो बहुत से सेलिब्रिटीज़ नेम चेंज करते हैं, और ये आज से नहीं, वो बहुत सालों से करते आ रहे हैं। यदि कुछ फर्क नहीं पड़ता तो आई थिंक कोई नहीं करता। वही बोलो ना, इंडिया में कोई चीज़ फालतू की नहीं है। सो यही बोलूँगी कि न्यूमरोलॉजी इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाती है, और रेमेडीज़ न्यूमरोलॉजी की बहुत सिंपल होती है। कोई एक नंबर लिख लेना, ठीक है, नेम चेंज कर लेना, आप गाड़ी ला रहे हो अपने लकी कलर की लाओ, लकी नेम प्लेट लगाओ, हाउस नंबर आप अच्छा लो, तो इन सब चीज़ों से न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे आगे है। तो मैं जो अपने क्लाइंट्स के साथ करती हूँ, तीनों चीज़ों को देखती हूँ, टाइम लेती हूँ अपना अच्छा खासा, तीनों चीज़ों को देख के और उनको एक कंक्लूजन देती हूँ, रेमेडीज़ देती हूँ, और इसी तरह से उनको तो ट्राई आपके कर। क्लाइंट तो पूरे सेटिस्फाइड जाते हो कि भाई तीनों तरीके से मैं जान पा रहा एक हूँ। ही जगह पे तीनों काम हो गए। जी, मैं यही चाहती हूँ। जैसे मैंने शुरुआत कभी भी सीधे ही नहीं कर दी थी पामिस्ट्री से या न्यूमरोलॉजी से। स्टार्टिंग में मैंने कुंडली ही देखना सीखा था। इससे मेरे को एक बात याद आई, मैं बताती हूँ। मतलब मैंने ये चीज़ कब शुरू करी, मैं वो बताती हूँ। तो आपको भी सुन के बड़ा ऐसे शॉकिंग सा लगेगा, लेकिन जब मैं पैदा हुई थी और मेरा जो नाम निकला था, हमारे यहाँ पे नाम निकालते हैं 5-7 दिन के बाद में। सो दिवाली के दिन नामकरण था मेरा, एंड उस दिन नानी के घर पे था, और पापा वहाँ पे आए थे, दादी और आए थे, और मम्मी तो ऑब्वियसली वहाँ थी। सो नामकरण में पंडित जी ने वो मेरी राशि वगैरह बताई, एंड फिर उन्होंने बोला कि ये लड़की की कही हुई बातें सच जाएगी, ठीक है। फिर सब ने हंसी में कि चलो, तो किसी की भी निकल जाती है, सच तो गई, चलो चले जाएगी, कोई बात नहीं। उस वक्त किसी ने कोई गौर नहीं किया। धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई, लाइक 4-5 साल की थी, तब मेरे को ना ऐसे चीज़ें फील होती थी। वो चीज़ लाइक उस वक्त मैं बच्ची थी, प्रॉपर मेरे को पॉइंट्स कनेक्ट नहीं हुए, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसे लगता था कि जो चीज़ मैं ड्रीम्स में देखती हूँ वो चीज़ रियली में हो जाती है विदिन 2 to 3 days, ठीक है। तो मतलब डेजा वो हो रहा है आपके साथ बेसिकली, जो सपने में हो गया और वो फिर मतलब रियलिटी में। हाँ, ये चीज़ मेरे को इंट्यूशन वाइज भी आती है कि लाइक मैंने जो चीज़ का ड्रीम देखा, ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं रिलेटेड, लाइक मान लो मैंने कोई एक ड्रीम में देखा कि एक किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो सेम चीज़ मुझे फील होती है कि 2-3 दिन में मैं सड़क पे चल रही थी और मुझे वो चीज़ दिख गई, ठीक है। एक बार मुझे ऐसे दिखा कि मेरा एक कजिन था, हम लोग सपने में खेल रहे थे और मेरे कजिन को कुत्ता काटा। उसी कजिन को विदिन 3 to 4 days कुत्ते ने काट लिया। मुझे ऐसे लगा, फिर सोचा कि मे बी समटाइम्स ऐसे होता है कि कई बार हमें रियलाइज होता है ना कि ये सिचुएशन में तो हम कभी बैठे थे या कभी कुछ था। सो ये चीज़ चली। फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई, 7-8-9 ईयर्स की थी, तब तक कभी कभी लाइक ईयर 2 ईयर में एक आधी बार ऐसी चीज़ें ज़रूर होती थी। यार ये तो एकदम अलग चीज है यार, जो सपने में हो रहा है पहले। मतलब ये चीज, हाँ, हर सपना सच नहीं, ऐसे नहीं बोला कि जो देख रही हूँ वो सच हो रहा था, बट हाँ ये चीज हुई थी बहुत बार, लाइक 4-5 एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे। फिर हम लोग एक रेंट अपार्टमेंट देखने गए थे, रेंट के लिए, हमें उधर रहने के लिए जाना था, और मम्मी, मैं और मेरे पापा एंड मेरे ब्रदर डेफिनेटली हम लोग गए। मैं उस घर में घुसी और बच्ची थी, क्या ही समझाऊंगी उनको, और मैंने अपनी मम्मी का पल्लू पकड़ा और मैं उन्हें बोला कि चलो इस घर से बाहर निकलो, इस घर से बाहर निकलो। मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लग गई। मुझे ऐसे फील हुआ, मतलब आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, इवन ये चीज़ भी मुझे अपने पेरेंट्स ही बताते हैं, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि इस घर में सही एनर्जीज नहीं है। उस वक्त मैं बहुत ज़ोर से रोने लग गई। मैं 7-8 साल की ही थी और मैं उनको पकड़ के बाहर लेके आई कि नहीं, इस घर से बाहर चलो, इस घर से बाहर चलो। तो मोस्टली आई थिंक आदमी ऐसे होते हैं कि जो इन सब चीज़ों पे इतना नहीं ध्यान देते, उनको ऐसे लगता है कि अरे बच्ची है, रो रही है, कोई चिप्स कुरकुरे दिला दो, ये तो अभी खुश हो जाएगी। सो वही वाली चीज़ मेरे पापा ने तो इतना गौर नहीं किया, बट मम्मियाँ जो होती है वो बड़ी, वो बोलते हैं ना, तेज होती है। उन्होंने ऐसे पॉइंट्स कनेक्ट किए। उन्होंने बोला कि कुछ भी हो जाए, ये घर तो मैं रेंट पे नहीं लूंगी। और उसी कॉलोनी के अंदर हम लोगों ने एक दूसरा रेंटेड अपार्टमेंट लिया। फिर हमें पता चलता है कि 1 month हो गया था। उसी ड्यूरेशन के अंदर उस घर में 3 स्टूडेंट रहते हैं पढ़ने के लिए उस रेंटेड अपार्टमेंट में। उनमें से एक इंसान सुसाइड कर लेता है वहाँ पे। सो
तब से मतलब वो फिर मेरे पेरेंट्स ने भी बोला, फिर हाँ जी मेरे ब्रदर एस्ट्रोलॉजर थे, मेरे पास बुक्स थी बहुत सारी, धीरे धीरे टाइम निकलता गया, मैं एस्ट्रोलॉजी में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया। सबसे पहले तो ये इंटरेस्ट था कि जहाँ पे भी जाओ भाव मिलेगा, सब बोलेंगे मेरा भी देख के बताओ। उस वक्त तो यही सोचा था डेफिनेटली, बट मुझे ये चीज़ें भी फील होती थी। फिर मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया 10th के बाद में, क्योंकि उस टाइम पे अपने यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं होता था कि चलो रियल हिट का पॉडकास्ट निकाल के बैठ गए टाइम पास हो गया। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होता था, तो ये बात अच्छी भी है और बुरी भी है है ना। तो उस वक्त पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे, देखते थे कि कैसा चल रहा है, बुक पढ़ना, एनालाइज करना, अपने फादर की लाइफ को एनालाइज करना, मदर की लाइफ को एनालाइज करना कि हम इस सन में पैदा हुए तो क्यों हुए, कि फादर मदर का जो 5th हाउस था वो एक्टिव था। 5th हाउस हमारी कुंडली में बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। सो यही इंसिडेंट करके लाइक फादर के लाइफ में बिजनेस अभी ऊपर गया, उस टाइम पे उनको इस दशा आई थी। मदर की कुंडली में उनको हेल्थ इश्यूज आया तो वो इस टाइम पे आया, वो क्यों आया, इन सब चीज़ों को रिलेट करके कभी पता चलता है हाँ फैमिली में इस आदमी पे कोई कोर्ट कचहरी हुई तो मांगी भाई तेरी कुंडली दे, तेरी कुंडली दे। हाँ। वही बात है, बुक से ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस सिखाता है। सो मैं पास्ट 9 ईयर्स से यही काम कर रही हूँ। शुरू में ताने भी सुने कि ये क्या कर रहे हो, बट अब सब तारीफ करते हैं। अब घर वाले कंफर्टेबल है कि बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा है, चलने दो चलने दो, चल अब तो पूछते ही नहीं है क्या करते। पहले पूछते थे ये क्या कर रहे हो, इससे अच्छा पढ़ो। अब बोलते नहीं बेटा जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। और आपको भी अच्छा लगता होगा ना कि लोगों की हेल्प हो रही है, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा चेंज आ रहा है या कोई मुसीबत से बाहर आ रहा है, तो खुद को भी अच्छा लगता ही है। मतलब मुझे इस चीज़ को लेके लिटरली बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि मैं जब बचपन में थी ना, मतलब छोटी थी, तो मैं बहुत ऐसी थी कि मैं डांस भी करती थी, मैं गाना भी गाती थी, मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। और वो बोलते ना 4 औरतें बातें कर रही है तो मैं उनके बीच में बैठ के बात करने में भी अच्छी थी, तो मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी। सो वही वाली बात है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी मुझे मिली करने को, मुझे लोगों को उनकी राइट पाथ दिखाने का मौका मिला, वो भी बहुत अच्छी बात है। और इवन मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी सब लोगों को बोलती हूँ, मैंने देखा है बहुत से लोग इस चीज़ से बहुत डरते हैं, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहते हैं। उनको इतने बड़े बड़े नाम लेके कि तुम्हारी कुंडली में ग्रहण दोष है या ये दोष है या वो दोष है, तुम तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये समझो कि एक हम गाड़ी में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और ये हमारा एक मैप है जो हमें सही ट्रैक पे लेके जा रहा है। करेक्ट। अब ट्रैक पे पता चल जाए कि आगे गड्ढा है तो हम रुक जाएंगे ना पहले ही। ये वो चीज़ है, आप डरो मत इस चीज़ से। एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं होती, एस्ट्रोलॉजर्स गलत हो जाते हैं। और एस्ट्रोलॉजर्स को भी बोलूंगी कि किसी को डराओ मत, उनको सेटिस्फाइड करके आप ये कितना भी बोल लो, जो ढोंगी है वो तो ढोंग करेंगे और वो नहीं रुकने वाले। सही है, बट थोड़ा सा बुरा फील हो जाता है, मैं तो ये बोलती हूँ, क्योंकि आप ये काम कर रहे हो, यदि आप इस चीज को अच्छे से काम करोगे ना, आप जब नींद लोगे तो आपको इतना सुकून मिलेगा कि आप खुद रियलाइज करोगे कि यार कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। सही बात। करेक्ट। बाकी तो सबकी अलग अलग कुंडली, अलग अलग दशाएं, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि हाथ से आप देख के बता सकते हो कि नशे करता है आदमी या नहीं करता। हाँ जी, मैं तो ये वो हाथ कौन से सी वो रेखाएं होती है, क्या कैसे बताते हो आप? देखो, इसमें औरत की कुंडली में अलग माउंटेन अपन देखेंगे, लाइक जो फीमेल्स होती हैं, और मेंस की कुंडली में अपन अलग माउंटेन देखेंगे। अच्छा, मेंस के अलग नशे औरतों के अलग नशे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, नशे अलग नहीं होते, बट बोलते ना एक विमेंस का एक बेसिक नेचर होता है, वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। लाइक यदि हम कुंडली की भी बात करें तो हम लड़की की अच्छी मैरिज लाइफ देखते हैं उसके गुरु से, जुपिटर से, जबकि लड़के के हम अच्छी मैरिज लाइफ को देखते हैं शुक्र से, कि शुक्र अच्छा है मतलब लड़का अच्छी मैरिज लाइफ उसकी रहेगी। और यदि लड़की की कुंडली में गुरु अच्छा है, गुरु अच्छा है मतलब अच्छा घर, चाहे कोई लड़की जॉब भी कर रही हो, बट यदि उसका नेचर अच्छा है तो वो हर एक इंसान को कन्विंस कर लेगी, हर एक चीजों को आराम से चला लेगी, है ना। तो ऐसी कौन सी रेखा है हाथ में कि लोग घर बैठ के देख ले कि यार ये नशा करता है मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा बॉयफ्रेंड? नहीं बताना चाहिए। बता दो, तब तक बताना चाहिए। मैं बताऊंगी। और मैं ये भी बोलूंगी कि आप कोई भी वीडियो या कोई भी चीज देख के जस्ट डिक्लेयर मत कर देना इस चीज को, बिकॉज हम पाम में भी सिर्फ एक चीज देख के ये डिसाइड कभी भी नहीं कर सकते।
ठीक है, बट मैं आज सिर्फ मेंस को पकड़ती हूँ क्योंकि मैं विमेन हूँ, तो मैं औरतों के बारे में नहीं बताऊंगी। हाँ। चलो फिर किसी और की बात करते हैं। So, ये होता है हमारा वीनस माउंटेन, और मेंस को ये अपने राइट हैंड में देखना है, मतलब दाहिने हाथ में देखना है, थंब के नीचे वाला माउंटेन। ये जितना उभरा हुआ होता है, जितना बोलते हैं ना इसको दबाने पे जितना हमें सॉफ्ट फील होता है, इंसान की लाइफ में उतनी लग्जरी ज्यादा होती है। ठीक है, उनको फीमेल अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा मिलता है। अब जैसे हमने बात करी कि कौन इंसान नशे करता है कि नहीं करता, वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, वही बोलती हूँ कि एक चीज से कंक्लूजन मत निकालना, बिकॉज इसमें हमें सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ। तो आप मेरी इस फिंगर को देखिए, ऐसे समझिए मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे क्रॉस बनता हो, ठीक है, और क्रॉस थोड़ा बड़ा हो, विजिबल हो, पता चले कि मतलब अब तो जूम कर करके देख रहे हो, वैसे नहीं, क्रॉस थोड़ा बड़ा हो तो बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि इंसान नशे करता है, गैम्बलिंग करता है, या फिर बोलते ना कि कोई ऐसा काम करता है जिसमें ब्लैक मनी हो, काला धन हो, या फिर फ्रॉड हम जिसको बोल सकते हैं, स्कैमी हो डेफिनेटली। तो उस चीज में इसके ज्यादा चांसेस बनते हैं। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि एक चीज को देख के डिसाइड मत करना, कहीं अपने हस्बैंड का कान पकड़ के औरत बोले तुम तो नशे करते हो पक्का ही, वो मत करना बिल्कुल। थोड़ी जनरल चीज है कि हो सकता है उसमें। देखो अभी किसी का, वैसे मैंने आपको बताया कि तीनों चीजें देखनी बहुत जरूरी होती है यदि हमें एक्यूरेट प्रिडिक्शन करनी है। ठीक है, अब मैं देखूं तो ये वीनस माउंटेन भी होता है, लेकिन हमारी बुद्धि को जुपिटर शो करता है, तो हम जुपिटर माउंटेन भी देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि इंसान की हार्ट लाइन कैसी है, ये हार्ट लाइन है, ये कैसी है, यदि इस पे बहुत ज्यादा क्रॉसेस है मतलब दिल का इंसान थोड़ा काला है। ठीक है, सब चीजों के फैक्ट्स को मिला के एक प्रिडिक्शन की जाती है, बट ये एक नॉर्मल सी चीज है। सो एक चीज जो मैं नॉर्मली सबको बता देती हूँ और आप देख के डिसाइड भी कर सकते हो कि आपकी लाइफ में वो चीज ज्यादा होती है या फिर नहीं होती। सो आपको देखना है अपनी फर्स्ट फिंगर, लाइक थंब के पास वाली उंगली को देखना है, इस उंगली को देखना है। ठीक है, इसको अपन 1 काउंट करेंगे, इसे अपन 2 करेंगे, इसे अपन 3 करेंगे। ये पार्ट दिखाता है हमारी थिंकिंग को, कि हम किसी चीज के लिए कितना सोचते हैं, कितनी उस पे गहराई से हम रिसर्च करते हैं। ये पार्ट शो करता है एक्शंस को, लाइक जो सेकंड नंबर है वो होता है एक्शंस, कि हम कितना एक्शन करेंगे। लाइक मान लो मुझे एस्ट्रोलॉजी करनी थी तो मैंने कितना बुक पढ़ा, मुझे कितनी रिसर्च करी मैंने जितना ये बड़ा है उतनी रिसर्च करी है, ये इसका मतलब है। या फिर हार्डवर्क हम बोल सकते हैं, लाइक एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च हो गई, आपकी चीजों में शूट रिसर्च दोनों हो गई। यदि कोई क्रिकेटर है तो वो हार्डवर्क करेगा, तो हर फील्ड में लाइक इसको हम हार्डवर्क काउंट करते हैं। इस फिंगर में ये लाइन में जो लाइन बड़ी है, लाइक जो पार्ट बड़ा है, फॉर एन एग्जांपल ये पार्ट बड़ा है तो एक इंसान एक्शन ज्यादा करेगा, लेकिन ये छोटा है तो उसे रिजल्ट्स कम मिलते हैं। ओके, ठीक है, ये बड़ा है तो मतलब वो सोचेगा ज्यादा, ठीक है, और ये बड़ा है मतलब वो एक्शन ज्यादा लेगा, और ये बड़ा है तो मतलब उसको रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। मैंने बहुत सी जगह देखा है कि ये दोनों छोटे होते हैं और ये टिप्स जो होती है वो लंबी होती है, तो पता चलता है इंसान सोचता कम है, एक्शन कम करता है, बट उसको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट आप सब लोग देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप क्या ज्यादा करोगे। ठीक है, एंड कर्म करते जाइए, फल मिलता जाएगा। मैम एक चीज बताइए, ऐसा भी बहुत जगह मतलब हमने तो रील्स पे ही सुना है, आप क्योंकि एक्सपर्ट है बता सकते हो कि ऐसा साइजेस का भी कुछ होता है पामिस्ट्री में, कि अगर इतना ज्यादा डिफरेंस है तो ऐसा होता है, या फिर 3 फिंगर और ऐसा कुछ। बताती हूँ, ये साइजेस में भी हम देखते हैं कि क्या कैसे रहता है। मैं आज आपको ये बताती हूँ इन दोनों फिंगर्स के बारे में। ठीक है, बिकॉज ये तो मोस्टली सबके वो बोलते हैं ना बड़ी होती है, और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा लोगों के लिए इस चीज को जज करना। आप नॉर्मल इस हाथ को ऐसे रखिए, किसी भी तरफ झुकाना नहीं है, लाइक ऐसे और ऐसे नहीं करना है, नॉर्मल रखिए, सीधे रखिए। ठीक है, और आपको ये देखना है कि आपकी ये फिंगर इस फिंगर से बड़ी है या छोटी है। छोटी है। ठीक है, यदि ये फिंगर इस फिंगर से आपकी बड़ी है कि छोटी है, मतलब ये फिंगर आपकी छोटी है, ये फिंगर बड़ी, आप इसको एकदम सीधा रखिए। देखो जिसकी इक्वल होती है उसके लाइफ में अगेंस्ट जो एक्शंस होते हैं, थिंकिंग होती है, या फिर बोलते हैं ना जो प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, और जो रिजल्ट्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन यदि किसी की ये वाली बड़ी होती है और ये वाली छोटी होती है, ये छोटी होने का मतलब हो गया कि इंसान कम सोचता है लेकिन उसे रिजल्ट ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, और यदि ये छोटी है और ये बड़ी है मतलब सोचता ज्यादा है और रिजल्ट कम मिलता है। आपकी तो छोटी है ना? कौन सी वाली?
आपकी तो इक्वल है आपकी। मैं तो सोचती उतना हूँ उतना ही काम करती हूँ। अरे इक्वल कैसे हमारी तो मतलब इन शॉर्ट में यही बोलूंगी, यदि ये लंबी है तो आदमी सोचेगा ज्यादा, रिजल्ट कम मिलेंगे, और ये वाली यदि इक्वल है, थिंकिंग भी उतनी है, रिजल्ट्स भी उतना ही है, ये छोटी है ये बड़ी है, तो मतलब इंसान सोचेगा कम, काम करेगा और रिजल्ट्स उसको मिल जाएंगे। ठीक है। नेल्स की शेप भी बहुत कुछ बताती है। आपके नेल्स, मेरे को तो नेल बाइटिंग की आदत है, मैं अपने नेल्स नहीं दिखाऊंगी बट हाँ, यदि आपके नेल्स हैं वो लंबे हैं, लाइक किसी किसी के देखते हो कि जो नेल्स होते हैं, लाइक ये जो होता है वो बहुत लंबा होता है, वो लोग बोला जाता है कि काफी ज्यादा लकी होते हैं फॉर अदर्स। लाइक मान लो कोई ऐसी लड़की है जिससे आपकी शादी होती है और उसके नेल्स और जो फिंगर टिप्स है वो लंबी लंबी है, मतलब वो आपके लिए काफी ज्यादा लकी रहेंगे। इवन ये मेल्स में भी हो सकता है, मेल भी फीमेल के लिए बहुत लकी। बोलो एक्सटेंशन करा के बहुत लंबे। नहीं एक्सटेंशन तो हो जाते हैं, बट ये वाला जो पार्ट है, नेल का जो पार्ट है, कट करने के बाद में किसी किसी के नेल्स काफी लंबे दिखते हैं, सो वो वाला टॉप। अच्छा, वाह मैम। मैम एस्ट्रोलॉजी में जैसे आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजर्स बहुत एक दूसरों को डरा देते हैं, ये दोष वो दोष, तो दोष क्या होता है, वो दोष क्यों होता है? और जैसे एक बहुत कॉमनली हमने दोष सुना है काल सर्प दोष, कई लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म पे कहा है कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, और कई लोग कहते हैं कि ये दोष होता है, और हमने आपस में ऐसा रूमर्स मतलब लोगों से सुना है कि जिसका काल सर्प दोष है उसे सांप काटेगा कभी ना कभी लाइफ में। ये इस चीज से मैं आपको जुड़ा हुआ एक किस्सा भी सुनाऊंगी। पहले मैं यही बोलती हूँ, देखो दोष भी होते हैं, योग भी होते हैं, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये चीज होती नहीं है। अगेन बोलूंगी, इंडिया में कुछ भी चीज बोलते हैं ना फालतू की नहीं बनी है। जब भी आपको कोई एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर डराता है कि आपकी कुंडली में ये दोष है, सिर्फ उनसे यही पूछना कि सर ये किन प्लैनेट्स की वजह से बना है मेरे दोष। ठीक है। आपको यदि बोल दे कि ये राहु की वजह से बना है, ये केतु की वजह से बना है, आप सिर्फ उनके उपाय करना, उसको लेके सर पकड़ के मत बैठना। ये मेरी एक जेन्युइन एडवाइस है या सजेशन है जो मैं दे सकती हूँ। देखो, आप टॉपिक पे आते हैं, पहले मैं आपको बताती हूँ काल सर्प दोष होता क्या है, फिर मैं आपको अपने एक क्लाइंट की स्टोरी बताऊंगी। काल सर्प दोष क्या होता है? जब भी हमारी कुंडली में राहु और केतु के एक तरफ या फिर राहु और केतु के बीच में सारे प्लेनेट आ जाते हैं, मतलब सारे प्लेनेट इकट्ठे होके बैठ जाते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं काल सर्प दोष। ठीक है। अब इसे नाम काल सर्प दोष क्यों दिया? बोलते हैं कि शाम का जो मुंह है उसको हमने राहु रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि राहु का सिर्फ सर होता है और केतु के सिर्फ पैर होते हैं, तो केतु को उसकी पूंछ दिखा दिया बस कि लोग समझ जाएं। लाइक आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, आप बोल दोगे काल सर्प दोष है, तो इंसान को याद रहेगा। मान लीजिए किसी का नाम आकाश है, तो इसका मतलब जरूरी तो नहीं है कि वो आकाश है, या किसी का नाम काजल है तो वो काला ही हो इंसान। किसी चीज को पहचानने के लिए उसका नाम दिया जाता है। लाइक इसको भी पहचानने के लिए कि काल सर्प दोष है, तो ये एक नाम दे दिया कि राहु केतु के बीच में सारे प्लेनेट आ गए। अभी आपको करना क्या है? आपको कोई भी पंडित जी बोलते हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आप कुछ मत करना, राहु और केतु के उपाय करना स्टार्ट कर दो। राहु केतु के आप उपाय करोगे, आपका काल सर्प दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। अब वो उपाय क्या है? राहु और केतु के उपाय मैं आपको बताती हूँ। तो राहु का जो पहला उपाय है, सिंपल सी चीज है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो इंसान को अचानक देता है। अब अचानक वो अच्छी चीज भी दे सकता है और अचानक वो बुरी चीज भी दे सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? मान लीजिए अचानक आपने अच्छे कर्म किए हैं तो राहु आपको अचानक फायदा देगा, और आपने बुरे कर्म किए हैं तो राहु आपको अचानक नुकसान भी दे सकता है। ठीक है। आप अच्छे कर्म कीजिए, मतलब मान लो कोई भी इंसान दिखता है, अब कोई आपको गरीब दिखा, उसको 5-10 रुपए तो सब देते हैं, आप ट्राई कीजिए उसे 100 का नोट पकड़ाइए, तो उसको अचानक खुशी होगी, उससे आपका भी राहु बहुत बेटर हो रहा है। ठीक है। राहु का उपाय मैं एक स्टोरी और बताती हूँ। आपने सुना होगा राजस्थान में खाटू श्याम जी के बारे में, है ना? सबने सुना है कि वो सीकर जिले में है। खाटू श्याम जी का आप जब स्टोरी देखोगे तो हमें पता चलता है कि वो जो भीम थे उनके पोते मतलब ग्रैंडसन। ठीक है। तो महाभारत में जब पता चला कि ये जो है बर्बरीक जी, वो जो हारेगा उसके पक्ष में चले जाएंगे। अब कृष्ण जी थे, वो बड़े मतलब बोलते ना चतुर थे, उनमें बहुत माइंड था। उन्होंने बोला कि इनको अपने साइड करना पड़ेगा। तो कृष्ण जी ने उनको बुलाया और अपने दर्शन दिए और उन्हें ये बताया कि आप इस युद्ध में हमारा साथ दो, आप अपना जो गर्दन है वो काट के मुझे दे दो, तो आने वाले युग में आपको मेरे नाम से पूजा जाएगा। लाइक खाटू श्याम जी को श्याम के नाम से, लाइक कृष्ण जी के नाम से पूजा जाएगा। ठीक है।
और दूसरी चीज कि लाइफ में वो चीजें जो कोई भी भगवान नहीं दे सकता, ठीक है, वो चीजें आपको दी जाएगी। राहु के लिए मैं एक उपाय बताती हूँ कि आपको कोई भी पंडित जी ऐसे बोलते हैं कि आपका राहु बहुत खराब है, कुछ नहीं करना, राजस्थान आइए, घूमने के बहाने से आइए, खाटू श्याम जी के दर्शन कीजिए, उनको हो सके तो एक मोर पंख चढ़ाइए, या फिर कमल का फूल उनको बहुत पसंद होता है, गुलाब का फूल उनको बहुत पसंद होता है, वो चढ़ाइए और उनसे प्रे कीजिए कि मेरे राहु के जितने भी दोष हैं सब खत्म कर दीजिए। मैं बोलती हूँ हारे के सहारे थे खाटू श्याम जी, और आपके साथ भी वही होगा। आपके राहु आपको कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा और पूरा राहु आपको पॉजिटिविटी ही देगा हमेशा के लिए, ठीक है। खाटू श्याम जी के बारे में एक और चीज कही जाती है कि कृष्ण भगवान ने उनको एक और वरदान दिया था। जब कोई इंसान या जब कोई भक्त हर एक मंदिर जाके, हर एक जगह जाके, और वो ऐसे सोचेगा कि मेरी तो मन्नत थी वो कहीं पे भी पूरी नहीं हुई, वहां पे तुम काम आओगे, मतलब वहां पे तुम्हारी चीजें, तुम्हारा दिया हुआ वरदान, कोई भी इंसान एक बार भी जाके आता है उसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वहां पे जाने से आपके भी कष्ट कट जाएंगे। मैं तो यही बोलूंगी कि आइए, विजिट कीजिए और दर्शन कीजिए। वाह वाह वाह। मैम ये बताओ, तो फिर वहाँ पे कोई भी जा सकता है या फिर जिनको राहु की प्रॉब्लम है वो स्पेशली जाएं, या कई बार ऐसे होता है ना कि आपको जरूरत नहीं है पर आप वो रेमेडी कर दो, ऐसा भी होता है एस्ट्रोलॉजी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कोई स्टोन पहनते हो या फिर मान लीजिए आप कोई क्रिस्टल पहनते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली के सजेशन से या पाम के या फिर न्यूमरोलॉजी के सजेशन से ही आप पहनो। रेमेडीज की बात है, कोई चीज का दान करना हुआ, किसी मंदिर में विजिट करना हुआ, एक स्पेसिफिक बताया जाता है। मान लो किसी के ब्लड की कमी है तो उसे बोला जाएगा कि आप अनार खाइए, बट ऐसा तो नहीं है जिसके नहीं कमी है वो अनार नहीं खा सकता। करेक्ट, रेमेडीज कोई भी कर सकता है। के मंदिर जाएंगे तो लोग ये थोड़ी सोचेंगे यार मेरा राहु सही तो नहीं चल रहा, गलत तो नहीं इसलिए जाऊं, कोई नहीं सोच, दर्शन करने जाते हैं अक्सर। देखो भक्त इतने हैं उनके कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये चीज एक इतनी है कि लोग इतने डरते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पूजा करवाते हैं अपनी राहु के लिए, वो इतना सारा पैसा खर्च करते हैं, यदि वो उसका 2% भी खर्च करके वहां पे आते हैं तो उनका वो चीज सही हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है, हम उनको ये चीज बोल सकते हैं। बाकी हम सब जा सकते हैं खाटू श्याम जी पे, कृष्ण जी का आशीर्वाद है, जो चीज कृष्ण जी भी पूरी नहीं कर सकते वो खाटू श्याम जी पूरी कर सकते हैं। सो डेफिनेटली हम कोई भी जा सकते हैं, मन्नत लेके जाइए, ऐसे ही मिलने चले जाइए, है ना, वो तो वापस भेजेंगे नहीं। मूर्ति देखिए, इतनी सुंदर मूर्ति है। लाइक मैंने देखा है खाटू श्याम जी में जो भक्त होते हैं वो मूर्ति की तरफ देख के और उनके आंखों में मैंने आंसू आते हुए देखा है पहली बार। तो मैं देख रही थी कि जो भक्त थे वो मूर्ति की तरफ देख के और उनके आंखों में आंसू आए जा रहे थे और वो खुशी के थे, लाइक फेस पे स्माइल थी बट आंखों में आंसू थे। वैसे आपका कोई क्लाइंट रहा है कि कोई वहां पे गया हो और फिर उसके तो साथ अच्छा एक हुआ नहीं, मैंने तो 1000 क्लाइंट्स रहे होंगे ऑलमोस्ट, उससे भी ज्यादा। और मैं खुद, मेरा राहु खराब था और है स्टिल, मैं तो हर 2-3 महीने में चक्कर लगा के आती हूँ। ये नहीं सोचती कि राहु के लिए लगाने जा रही हूँ, बट हाँ मिलने चले जाती हूँ, दर्शन करके आ जाती हूँ। आज यहाँ हूँ, कल कहीं और भी पहुंच जाऊंगी। तो वही वाली बात है, मेरी तो खाटू श्याम जी ने हर इच्छा पूरी करी है, ठीक है। कोई आप बता सकते कोई ऐसा चेंज आपने अपने अंदर या क्लाइंट के अंदर नोटिस किया हो? यदि मैं खाटू श्याम, जो इंसान बिलीव कर लेता है, सिर्फ जाके देख के हाथ जोड़ के आ जाना कभी भी बिलीव नहीं होता, ठीक है। जिस इंसान ने बिलीव कर लिया कि मैं इनके पास जाऊंगा और मेरी सारी चीज हो जाएगी, तो वो हो जाती है, ठीक है। दुनिया पूरी बिलीव पे बनी है। आप किसी के लाइक कंडक्टर सीट पे बैठे हो, ड्राइवर पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, है ना। या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, आप किसी होटल में गए, आपने खाना खाया, अब यदि आप बिलीव नहीं करोगे तो आप कभी भी नहीं खा पाओगे, करेक्ट। सो बिलीव बहुत बड़ी चीज है। मैंने तो अपने अंदर यही चीज देखी कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आ गया मेरे में। दूसरी चीज मेरे में जो बहुत अच्छी हुई, मेरा प्रेडिक्शन लेवल। देखो मैथ्स तो हम कर लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी से ये वो चीजें सारी कर लेते हैं, लेकिन एक ऊपर से जो कनेक्शन होता है, ठीक है, जो भगवान से जो कनेक्शन होता है, मैं बालाजी को बहुत ज्यादा मानती हूँ, मैं खाटू श्याम जी को बहुत ज्यादा मानती हूँ, मैं हमारे जो कुल देवी है उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ। यदि उनके साथ आपका एक बिलीव होता है तो आपकी कही हुई बात भी बहुत सच होती है। और मेरे तो क्लाइंट्स ने भी आज तक मुझे पॉजिटिव रिव्यू दिया है, ठीक है। थोड़ी क्लाइंट्स की बात करते हैं ना, रियल लाइफ एग्जांपल से आप थोड़ा समझाइए कि आपके पास लोग आए हैं इस जैसे अभी हमने काल सर्प के बारे में ही बात की, तो मैं बताती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए जब मैं एक प्लेटफॉर्म पे वर्क करती थी,
वो किसी उसी प्लेटफॉर्म पे किसी पंडित जी से बात करके आए थे। वो पंडित जी थे 50-60 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। सो उन्होंने उसको ये बोला कि तेरे कालसर्प दोष है, तू लाइफ में ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा, तू कभी सक्सेस हो ही नहीं पाएगा। सक्सेस तेरी जिंदगी में ही नहीं है, तू भूल जा। दूसरा उसे और डराने के लिए बोला कि कालसर्प दोष है तो तुझे शाम काटेगा, वो भी 1 नहीं 7, मतलब 7 शाम के काटने से तुम्हारी मौत होगी। और वो बंदा आया मेरे पास, उसने कॉल किया और मैंने बोला चलो हेलो, हाँ जी कैसे हो, कुंडली बनाई। उसने मुझे कुछ नहीं पूछा कि मेरा करियर कैसे, उसने बोला मैम मुझे कालसर्प दोष है। अब बंदे ने पूछा, मैंने सोचा हाँ है तो है ही, बताना पड़ेगा डेफिनेटली। मैंने बोला हाँ जी है आपकी कुंडली में कालसर्प दोष। एंड वो रोने लग गया लिटरली, कि उन्होंने वही सेम चीजें कि अब तो मेरी जिंदगी में कभी अच्छा नहीं होगा, अभी तो कुछ बेटर ही नहीं होगा। मैंने उसे कई सेलिब्रिटीज के भी एग्जाम्पल दिए, जैसे अमिताभ बच्चन का मैंने दिया। मैंने बोला भले ही वो एक बार इंसान नीचे आया हो, बट वो नीचे आके इतनी ऊंची छलांग मारी कि अब तो बादशाह वही है ना। सो मैंने उनको समझाया, मैंने उनको रीजन दिया कि कौन से प्लैनेट्स की वजह से ये दोष बना है, ठीक है। यदि हमें पता है कि ये मैथ्स का कैलकुलेशन है और इसके लिए हमें प्लस और माइनस आना चाहिए, वो कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। हम यदि ये सोच लेंगे कि ये कैलकुलेशन आ गई, हमसे नहीं होगी, हम फेल हैं एग्जाम में। ये लाइफ एक एग्जाम है, ठीक है। हम धरती पे आए हैं, हम एक रोल प्ले करने के लिए आए हैं। हम अपने कर्मों से हमारे रोल को चेंज कर सकते हैं। डायरेक्टर ऊपर बैठे हैं, प्रोड्यूसर ऊपर बैठे हैं, है ना, उनसे कनेक्शन बनाइए, डरिए मत। एक और दोष के बारे में मैं रिलेट करके आपको बताती हूँ। ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण भी बनता है और चंद्रमा ग्रहण दोष भी बनता है। तो एक क्लाइंट मेरे पास आते हैं कि मेरे तो ग्रहण दोष है। आपको आगे से बता देते हैं वो, क्योंकि इधर उधर भटक के आते हैं। एक एप्लीकेशन पे 100 एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो परमानेंट है वो तो ऐसे समझो एक दिन में 100 के पास घूम के आता है। पर इस दोष में होता क्या, ये भी बता दो एक बार। ये बताती हूँ मैं। तो पहले मैं बताती हूँ उस क्लाइंट ने मुझे क्या बोला। उसने मुझे आया, पूछा अगेन मेरे ग्रहण दोष है। मैंने बोला हाँ जी है आपके ग्रहण दोष। बोले अब तो मेरी जिंदगी में ग्रहण लग गया, मतलब अब तो मैं कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो पाऊंगा। तो मैंने उसे बताया कि क्या होता है ग्रहण दोष। उसका सूर्य बहुत अच्छा था, उसका सूर्य स्वग्रही होके बैठा था, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन होती है सन की। अब जब भी सन के साथ में या फिर मून के साथ में केतु या फिर राहु बैठ जाता है, ऑलमोस्ट 20% लोगों में वो दोष मिलता है। जब भी सन या फिर मून के साथ में राहु या फिर केतु बैठ जाता है, उसे हम ग्रहण दोष बोलते हैं। मैं यही बोलती हूँ, यदि आपको कोई भी पंडित जी बोलते हैं कि आपके ग्रहण दोष है, आप पूछ लीजिए किस प्लेनेट से ग्रहण दोष बन रहा है। पूछा, पता किया, उस प्लेनेट का आप उपाय कर लो। यदि आपके केतु से बन रहा है, केतु के उपाय कर लो। केतु के उपाय के लिए आप कुत्तों को रोटी दीजिए, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो मतलब साइड में फुटपाथ पे होते हैं, उनको खिलौने दिलाइए। किसी को भी सडन खुशी देना मतलब राहु केतु को सही करना। किसी को भी आप अचानक फायदा दे दो, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऊपर दो। मान लो आपने किसी एक को दिया, आपने 5 रुपए दिए और आपने 500 दिए, ठीक है। 500 में तो उसका आप ऐसा समझो हमारा रेवेन्यू जब 10 टाइम्स चला जाए तो हमें कैसा फील होगा। हम भी तो इतने एंजॉय करेंगे ना कि हम मजा लग गया अब तो हमें। वही वाली चीज है, किसी को भी आप जब डोनेट करते हो तो ट्राई कीजिए उसे थोड़ा एक्स्ट्रा दीजिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा वो नहीं हो गया कि तुम सेल्फिश होकर काम कर रहे हो कि यार मेरे साथ अच्छा हो जाएगा इसलिए मैं इसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं तो ये बोलती हूँ कि दुनिया पूरी टिकी ही इस चीज के ऊपर है, ठीक है। मान लो हम किसी से दोस्ती करते हैं, ठीक है। जब हम दोस्ती करते हैं तो हम एक लाइन सब बोलते हैं ना कि अरे दोस्ती तो दोस्त के काम आएगा, ठीक है। पेरेंट्स होते हैं वो मतलब हमें पैदा करते हैं, हाँ वो उनका बोलते हैं ना कि सेल्फलेस लव होता है। बट कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि हम जब बड़े होंगे तो हम अभी हमारे साथ खेलने के लिए बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है। तो हर एक चीज एक्सपेक्टेशन पे टिकी है। तो एस्ट्रोलॉजी को हम ऐसे क्यों काउंट करते हैं कि हम किसी का भला तो कर रहे हैं ना। उसको क्या फर्क पड़ता है कि आपने कुछ अच्छा सोच के उसे दिया है कि आपने कुछ बुरा सोच के दिया है, ठीक है। हम कोई काला जादू नहीं कर रहे, हम कुछ नेगेटिव नहीं कर रहे, है ना, हम तो उसका भला कर रहे हैं। यदि हमारे इंटेंशंस प्योर है, यदि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा भला हो मैं उसका ये कुछ करने से, तो वो अच्छी चीज है। मैं चाहूँ कि आपका बुरा हो जाए और मैं उसका भला करूँ, वो गलत है। इंटेंशंस पे टिकी है पूरी दुनिया, है ना। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा एक थोड़ा फायदा होता है, कहीं ना कहीं होता है, बट होता है कहीं 1% होता है, कहीं 99 होता है। सो
यही चीज़ है। तो फिर आप जब क्लाइंट को समझाते हो किस वजह से है, तो जब जो इतने निराश हुए क्लाइंट्स हैं फिर वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्म कर जाती है उनकी लाइफ? मैं तो यही बोलूँगी, मेरे सारे क्लाइंट्स, कोई भी मुझे मैम सर नहीं बोलता, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बोलता, सब मुझे दीदी बोलते हैं, सब, कुछ लोग मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं, कुछ लोग मुझे डीमी बोलते हैं, डी प्लस मम्मी। वो मुझे बहुत से क्लाइंट्स ने ये नाम दिया है, तो मैं बताती हूँ, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स के साथ एक फ्रेंडली जोन में बात करती हूँ, बिकॉज हम कंसल्टेशन देते हैं, उसके साथ साथ हमें काउंसलिंग भी ऐड करनी चाहिए। ठीक है, यदि मैं, कोई बुरा इंसान है, उसकी लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही है, और उसके वो जब आता है और हम उसको दोबारा वही परेशान कर देते हैं, तो उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक है, हम उसे झूठी होप्स भी नहीं देते, क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा है, मैंने रेमेडीज से लोगों की जिंदगी को बदलते हुए देखा है। ठीक है, ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में फील करी है, मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ देखा है, तो मुझे विश्वास है मैं जो रेमेडीज देती हूँ वो एक्यूरेटली इंसान पे लगती है, उसको फ़ायदा मिलता है। तो क्यों ना उससे प्यार से बात करके, एक नाम मत बोलो कि आपके ग्रहण दोष है, आपके काल सर्प दोष है, आपके मांगलिक दोष में, तो मांगलिक दोष को भी मांगलिक योग बुलाने लगी हूँ, ताकि लोगों के ऊपर वो साइकोलॉजिकली अफेक्ट ना करे कि अरे मेरे तो दोष ही दोष हैं, अब तो जिंदगी में कुछ नहीं होगा मेरा। ठीक है, सो वही वाली बात है, अच्छे से काउंसलिंग दीजिए। मैं तो सब एस्ट्रोलॉजर्स को भी यही बोलूंगी कि आप भी यही कीजिए। हम लकी हैं, कोई और लकी नहीं है, हम लकी हैं कि हमें ये मौका मिला है। बिल्कुल, और अगला इंसान भी बात रख सकता है अपनी, बहुत, ऐसा नहीं बहुत लगेगा अगले इंसान को कि भाई मैं बोलूं या ना बोलूं। करेक्ट, ये बहुत जरूरी है। बहुत इंसान शेयर ही तब करता है जब, लाइक मैं बहुत से क्लाइंट से जब सुनती हूँ कि मैंने उनसे सेशन लिया, उन्होंने मुझसे बात करी और उन्होंने मुझे बोला हाँ ये दोष है, शादी हो जाएगी नहीं 4 साल बाद में होगी, अच्छा बच्चे होंगे नहीं होगी नहीं है, तुम्हारा तो 5th हाउस खराब है, शादी अच्छी चलेगी नहीं चलेगी नहीं। लाइक हर एक अलग अलग क्लाइंट का, वो उनको ये नहीं समझाते कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसको बेटर करने के लिए आप क्या कर सकते हो। यही करना चाहिए। लाइक यदि एक टीचर ही बोल दे कि नहीं ये तो सवाल ही खराब है, हम अब तो ये कुंडली खराब है, मतलब तो यही हुआ ना, एक डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको कैंसर है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि वी कांट चेंज डेस्टिनी, हम डेस्टिनी को नहीं चेंज कर सकते। तो वो तो वही बात हो गई, किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि हाँ जी आपको कैंसर है, 3 साल आपकी उम्र बची है, आप कर लो। अब वो इंसान 3 साल को जी नहीं पाएगा, है ना, उसको रेमेडीज दो ताकि वो 3 से ज्यादा बढ़ सके, वो अपनी लाइफ जितनी भी जी रहा है वो एक इंजॉय और एक पॉजिटिविटी के साथ जी सके। अच्छा मैम, आप न्यूमरोलॉजी की भी बात कर रहे थे, वो भी करते हैं आप, और उसमें भी आप बता रहे थे कि उसमें हमें पता नहीं था कि योग भी होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। कि देखो मैंने भी सुना है, मतलब मैं भी किसी को बताती हूँ तो शौक हो जाते हैं कि न्यूमरोलॉजी में भी राजयोग होते हैं। लाइक सब सुनते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में होता है गजकेसरी योग, या फिर हम बोल सकते हैं कि मालव्य योग, बहुत बड़े बड़े नाम दिए गए हैं न्यूमरोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में पहले वो चीज़ें इतनी नहीं चलती थी। ठीक है, बुक्स तो बहुत पढ़ी है, इंडिया में बनी हुई बहुत बुक्स पढ़ी है, मेरे पास कितनी बुक्स होगी जिनका निर्माण इंडिया में हुआ है। इंडियन वो बोलते हैं ना ज्योतिष थे, या फिर पुराने ज़माने के हम बोल सकते हैं आचार्य थे, उन्होंने लिखी थी चीज़ें, बट वो अभी तक मार्केट में नहीं आई, मैं इतना बोल सकती हूँ। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मैं यही बोलूँगी न्यूमरोलॉजी में भी योग होते हैं। ज़्यादा योग के बारे में तो मैं नहीं बात कर सकती, लेकिन मैं आपकी कुंडली में या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में स्पेसिफिकली होने वाले 3 योग की बात करती हूँ कि 3 योग क्या हो सकते हैं आपकी कुंडली डेट ऑफ बर्थ में। आप भी चेक करना, यही बोलूँगी। सो जब मैं ये बोलूँ उससे पहले मैं, मतलब बोलते हैं ना, होमवर्क करवाती हूँ। सो जब मैं ये बोलूँ पर्सनैलिटी नंबर, ठीक है, पर्सनैलिटी नंबर के लिए आपको अपनी डेट को, जो आपकी बर्थ डेट है उसे आपको टोटल करना है। लाइक मान लीजिए मेरी बर्थ डेट है 19, तो आपको 1 + 9 = 10, 10 का 1 + 0 = 1, ये आपको टोटल करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्सनैलिटी नंबर, जो आप कैसे हो, आप क्या काम करोगे, उन सब चीज़ों को दिखाएगा। अब यदि मैं डेस्टिनी नंबर की बात करूं तो आपको अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ के हर एक डिजिट्स को काउंट करना है, उसको जोड़ना है और लास्ट में सिंगल डिजिट पे लेके आना है। फॉर एन एग्जाम्पल 19 अक्टूबर 2000 में एग्जाम्पल लेती हूँ, जब आप इनको काउंट करते हो तो ऑलमोस्ट 13 आएगा, 1 + 3 = 4। ठीक है, आपको 2 नंबर ये लिखने हैं, लाइक पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी नंबर लिखना है। फिर जो बचे हुए नंबर है लाइक 1, 9, 1, 0, 2, 0, 0, ये सारी चीज़ें। 0 में न्यूमरोलॉजी का कोई कनेक्शन नहीं है, 0 आपको नहीं काउंट करना है, बट बचे हुए सारे नंबर्स आपको लिख लेने हैं विद पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर। अब मैं एक एक योग के बारे में बताती हूँ और ये भी बताती हूँ कि उनसे क्या फ़ायदा होता है। सो न्यूमरोलॉजी में भी राजयोग बनते हैं,
हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से, ये तो सब देख सकते हैं, लाइक जैसे पामिस्ट्री में मैंने बोला था कि एक कंक्लूजन मत निकालना, पूरा तो इसमें भी मत निकालना, बट हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं कि ये राजयोग हमारी कुंडली में है या नहीं। आज होते बहुत हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ 3 राजयोग के बारे में ही बात करूंगी। फर्स्ट राजयोग के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है गोल्डन राजयोग। ठीक है, ऐसे 3 नंबर्स होते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया पर्सनैलिटी डेस्टिनी, वो आपको कैलकुलेट करना है, उसके बाद में सारे नंबर्स लिखिए। अब देखिए, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3, 6 और 9 तीनों नंबर एक साथ आते हैं, लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 3 भी है, 6 भी है और 9 भी है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में गोल्डन राजयोग बनता है। अभी होता क्या है इस राजयोग में, देखो 3 होता है, जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर मतलब जो चीज़ हमें ज्ञान देगी, आप कितना रिसर्च करोगे, आप कितना स्टडी करोगे, आप में कितना दिमाग है। 6 होता है द नंबर ऑफ लक, जो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, वो ये दिखाता है कि लक कितना सपोर्ट करेगा और कितना इजीली आपकी चीज़ें बन जाएंगी। 9 जो नंबर है, 9 को हम बोलते हैं मंगल का नंबर। 9 नंबर में मंगल का नंबर है, तो वो आपको हार्डवर्किंग नेचर देगा कि आप कितना हार्डवर्क कर सकते हो, आपके हार्डवर्क का रिजल्ट है वो कितना मिलेगा, आप कितना एफर्ट्स कर पाओगे अपनी चीज़ों पे। तो इसमें आपके पास एफर्ट्स भी है, आपके पास नॉलेज भी है और आपके पास लक भी है। ऐसे लोगों में मैंने देखा है कि ये लोग अपने दिमाग का, अपने लक का और अपने हार्डवर्क का यूज़ करके बहुत सक्सेसफुल लोग बनते हैं। यदि आप देखोगे तो बहुत से सेलिब्रिटीज भी हैं जिनकी कुंडली में ये योग बनते हैं। सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी सब जानते हैं उन लोगों को। इन दोनों की कुंडली में भी बनता है, इवन सलमान खान की कुंडली में भी बनता है ये योग, और भी बहुत से सेलिब्रिटीज हैं। अब मैं सेकंड योग की बात करूं, अगेन आपको नंबर्स अपने फाइंड करने हैं, कौन से आपके पास नंबर हैं। और यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5 एंड 6 तीनों नंबर आते हैं, तो आपकी कुंडली में ये राजयोग बनता है, मतलब सिल्वर राजयोग इसे अपन बोलते हैं। ये राजयोग तब काम आता है जब इंसान लाइक आपकी फील्ड से रिलेटेड जो यूट्यूब करना चाहता है, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, या फिर जिस इंसान का मन है वो एक्टिंग करे, ठीक है, ऐसी जो कोई भी चीज़ करना चाहता है, उनके लिए ये राजयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि ये लोग लकी बहुत होते हैं। ये कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 है, आप कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करोगे, जस्ट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लाइफ में अचानक किसी प्रॉपर्टी का लाभ हो गया, अचानक पता चलता है कि कोई अचानक ऐसा फायदा मिल गया, स्टॉक लगाया था, अचानक वो इतना जंप कर गया। ऐसे लोगों की लाइफ में ये चीजें बहुत होती है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5 एंड 6 आता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं थर्ड नंबर राजयोग। थर्ड को भी हम नॉर्मल राजयोग नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी का राजयोग। देखो, पैसा कमा लिया, सक्सेस हो गया। किसी किसी को आपने देखा होगा लाइफ में कि वो एक मान लो एक हाईवे है, उसके पास की एक खेत ले लिया, मान लो कि कुछ पैसों में ले लिया है, कुछ रुपए, लाख, 1-2 लाख रुपए में ले लिया, और उनकी प्रॉपर्टी पता चलती है 10-15 लाख, 10-15 साल में चेंज हो जाती है करोड़्स में। ठीक है, तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5 और 8 तीनों नंबर आते हैं, 2 भी है, 5 भी है और 8 भी है, तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी के मामले में बहुत लकी होते हैं। ऐसे लोग प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट यदि उनको करना है तो कैश में कभी भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज 2 नंबर है, कैश फ्लो आएगा और चला जाएगा। लेकिन थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये राजयोग को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी राजयोग, या फिर प्रॉपर्टी प्लान कंप्लीट होना। मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें प्रॉपर्टी का जो प्लान है वो कंप्लीट हो रहा है। आप लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी गेन करोगे, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज पे इन्वेस्टमेंट करोगे। मैंने देखा है, मेरे घर में 3 लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसे समझो 4-5 घर से ज्यादा घर होंगे उनके पास, और तीनों के ही चार्ट में 2, 5 और 8 नंबर्स आते हैं। ये मैंने बहुत मतलब मैं हर चीज को अपने पर्सनली जो घर के लोग होते हैं उन पे, अपने घर वालों की बोला मुझे दे दो आप अपनी कुंडली, है ना, तो उन पे मैंने देखा, तो उन तीनों के ही चार्ट में ये योग बनता है। वाह, आपके में क्या बनता है? मेरे में सब बनते हैं। मैं यहाँ पे बता दूंगी तो लोग मुझे वो बोले ना कमेंट में यही बोलेंगे, मैम आप तो ऐसे पैसा कमा रहे हो, वो कर रहे हो। मेरे में सारे राजयोग बनते हैं, बट मेरे में 4, 5, 6 का बनता है। मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी भी मैं बोलूंगी एक मैजिक से कम नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे कभी डांसर बनना था तो कभी सिंगर बनना था, ये चीज ऑटोमेटिकली आ गई। इवन मैं बोलती थी कि अरे नहीं मैं तो कर्मा पे बिलीव करती हूँ,
तभी मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी को कर्म से जोड़ने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने भागवत गीता पढ़ी, मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, मैं भगवान पे बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि बचपन में मैं थोड़ा डर जाती थी, है ना, मतलब एक ओवर थिंकिंग करना, एक होता है ना एग्जाम फोबिया, पढ़ने में इंटेलिजेंट थी बट एग्जाम फोबिया रहता था। इन सब चीज़ों ने मुझे उन सब चीज़ों से निकाल दिया, लाइक डर, फियर, वो सब क्या होता है अब मैं भूल गई। अब मैं लाइफ में इंजॉय करती हूँ, कर्म करती हूँ, हंसती रहती हूँ। आप भी वैसे ही करो। नहीं, हम भी वैसे ही कर रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस आया फिर तो बढ़िया ही है फिर। हाँ, मैं अपने हर एक, मैं यही फाइनली ये करती हूँ कि जो क्लाइंट मेरे पास आता है, चाहे वो मेरे से सेशन में 5-10 मिनट ऊपर ले जाए, मेरी टीम पूरी परेशान रहती है कि 1 घंटे का सेशन था, मैम आप 1 घंटे 5 मिनट ले गए, वो 5 मिनट वो पहले वाला इंसान वो बोले ना कर रहा है कि मैम कब लेंगे सेशन, क्योंकि होता है बहुत सी बार फ्रॉड होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि पैसे लेके भाग ना जाएं कहीं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि किसी को एक्स्ट्रा लाइक बात कभी बीच में नहीं काटती, हमेशा उनको सेटिस्फाइड करके ही भेजती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है मैम। चलो मैम, ये तो हुई एस्ट्रोलॉजी की बात है, कुंडली की बात है, लेकिन हमारी जनता है इनको बहुत ज्यादा पसंद है भूत प्रेत की बातें। जनता भी बड़ी अमेजिंग सी है। बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मैं बहुत प्यारे इन लोगों से। सही, तो मैं कहता हूँ इनको भी सेटिस्फाई करते हैं। आपने बताया था आपके साथ कुछ हुआ था, डेफिनेटली। तो प्लीज बताइए क्या हुआ था। आज से 1.5-2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले मैं ये मानती थी कि भूत होते ही नहीं, ठीक है, ये वहम है, ये लोगों में डाली हुई चीजें हैं, लोग अफवाह फैला देते हैं, ये सारी चीज मैं नहीं मानती थी। इन सब चीजों में मैं बहुत रिजिड थी कि नहीं, क्योंकि 1 नंबर वाली हूँ ना, तो एक नेचर रहेगा कि जो मैं सोचती हूँ दुनिया वैसे ही चलती है। सो मैं भी यही सोचती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता। सो एक बार मैं लाइक ऐसे मैं राजस्थान में रहती हूँ, लेकिन 2022 की बात है, जैन फेब मार्च 3 महीने में चंडीगढ़ के पास में पंचकुला है, वहाँ पे रहने गई थी। वहाँ पे एक एप्लीकेशन डेवलप हो रही थी, मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन होती है, उनके जो सीईओ थे, जो फाउंडर थे, वो मेरे दोस्त टाइप में थे, लाइक पहले क्लाइंट थे फिर अच्छे दोस्त बन गए टाइप। सो उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया कि लाइक कंपनी का नेम क्या रखना है, उसको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सेट करना, या फिर एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है कि जो इंटरफेस है वो भी कंपनी का सही होना चाहिए। सो उन लोगों ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पे गई, और एक दिन की बात है, फेब का टाइम था और तारीख उस दिन थी 26 फरवरी 2022 की बात है। सो मैं रह रही थी, मेरे पेरेंट्स जो थे, मतलब मेरे मम्मी पापा को लेके गई थी, वो इधर गांव साइड आए हुए थे, कुछ किसी की डेथ हो गई थी तो वो आए थे। सो मैं और मेरे ब्रदर बैठे थे, जो बोला कि चलो अपन रात को घूमने चलते हैं। उस वक्त बजे थे ऑलमोस्ट 8, 8:30 के करीब, और मेरे ब्रदर के एक दोस्त थे, मैं थी और मेरे ब्रदर थे। हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने पहले तो बोला कि नहीं जाते हैं नहीं जाते हैं, बट उसने बोला कि नहीं जाएंगे जाएंगे, घूम के आएंगे, अभी मम्मी पापा नहीं है पहाड़ों पे, क्योंकि पहाड़ों पे डर लगता है पेरेंट्स को थोड़ा। सो हम लोग गए, शिमला गए हम लोग। पंचकुला से शिमला ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, ठीक है। तो अब ये हमें नहीं पता था कि वहाँ पे मैप्स जो होते हैं वो रास्ता भटका देते हैं। लाइक पहाड़ों पे ना गूगल मैप से आप बहुत इजीली नहीं समझ सकते हो, जो अपने नॉर्मल देख सकते हो रखा हमारे साथ भी है। हाँ, सो हम लोग चलते गए ऑलमोस्ट 12, सवा 12 बजे की बात है। 12 से 2 बजे के बीच में ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती है। सो 12 और सवा 12 के बीच की बात है, और 26 तारीख थी उस दिन। डेफिनेटली 12 से मतलब 2 बजे के बीच का ही टाइम था, 12 ही बजी थी ऑलमोस्ट। और एक मतलब रास्ता, पहाड़ बहुत संकड़ा सा रास्ता होता है, और गाड़ी आगे जाके पता चलता है आगे कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। रास्ता है बट वो इतना सा रास्ता है कि उस पर गाड़ी का एक पहिया यहाँ एक पहिया यहाँ, मतलब थोड़ा सा भी इधर हुआ तो नीचे गए, ठीक है। और हमें आगे तो दिख रहा था कि कोई रास्ता नहीं है, घना जंगल है। तो हम लोगों ने बोला कि यहाँ तो देखो कुछ है नहीं, हमें लेना तो पड़ेगा बैक, ठीक है। अब देखो कि सीधा रास्ता है तो आप गाड़ी को ऐसे तो मोड़ नहीं सकते, आपको बैक लेके ही गाड़ी को मोड़ना पड़ेगा। और जो आए थे हम जिस रास्ते थे वो भी ज़्यादा चौड़ा रास्ता नहीं था, बहुत संकड़ा रास्ता था, और यहाँ पे कोई ऐसे सपोर्ट भी नहीं लगाया हुआ था कि हल्की फुल्की गाड़ी टच भी हुई तो पहले उसको होगी। लाइक नीचे सीधी खाई थी और इधर घना जंगल था, मतलब खाई जंगल वो सारी चीज़ें थी। अब हमको गाड़ी को लाइक ऐसे दिशा में गाड़ी थी, उसे मोड़ना था। सो क्या करना है, टीवी में लाइक आगे जो स्क्रीन लगी होती है उसमें देखते हैं डेफिनेटली। सो अब मैं आगे बैठी थी, मेरे भाई का जो दोस्त थे वो पीछे सो रहे थे, वो तो नींद में थे, और मेरा भाई गाड़ी चला रहा था। तो मैंने बोला कि धीरे धीरे एक एक स्टेप अपन मोड़ते हैं गाड़ी को। तो गाड़ी मोड़ने के लिए डेफिनेटली पीछे देखेंगे। सो मैं जब स्क्रीन पे देख रही हूँ तो एक ऐसे समझो 6 फीट का लड़का, ठीक है, उसने शॉल ओढ़ रखी
और वो जो पंजाबी में वो टर्बन बोलते हैं आई थिंक उसे, वो पगड़ी बांध रखी थी। और मैंने वो देखा, मैं क्यों सोचूंगी कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने अपने भाई को बोला कि अरे वो पीछे है ना, उनसे हेल्प ले ले, देखिए दिख रहे हैं ना, उनसे हेल्प लो, उनको पूछो, क्योंकि यहाँ के लोगों को गाड़ी चलाना, गाड़ी मोड़ना ज्यादा आता है। उस वक्त हमारा इतना कोई लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं था गाड़ी चलाने में, या वो भी पहाड़ों पे। सो उसने बोला कि पीछे कौन है, मतलब उसको तो वो स्क्रीन पे दिखा नहीं, मुझे ही दिखा सिर्फ। मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, लाइक ऐसे देखती हूँ, तो मुझे भी कोई नहीं दिख रहा। और मैं अगेन आगे देख रही हूँ तो मुझे वो सेम इमेज दिख रही। मैंने स्क्रीन को भी क्लियर किया कि मे भी वो बोलते ना अब रात का टाइम है, क्या पता ऐसे, और ओस धुंध फेब का टाइम था डेफिनेटली। सो मैंने उसको क्लीन किया। आगे मैं वापस देखती हूँ वही इंसान और उसी पोजीशन में, और ऐसे समझो कि 6 फीट तो मैंने उसकी हाइट कम बता दी होगी, वो बहुत लंबा दिख रहा था दिखने में, ठीक है, लगभग, मतलब अब पूरा तो मैं नाप के नहीं आई थी, बट लंबा काफी दिख रहा था, मतलब एक, हाँ एक अब नॉर्मल सी हाइट, और ज्यादा कह रही है ना। सो अगेन मेरे से पीछे आगे मैंने ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स ये चीज करी। मुझे फील हुआ कि कुछ गलत है, और मैं अपने भाई को ऐसे, मैंने सोचा मैं तो डरी हुई हूँ, मैंने उसे भी बोल दिया कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो वो भी डर जाएगा, और जो गाड़ी चलाने वाला ही डर गया तो मतलब समझो तो गए। हाँ, सो मैंने उसे बोला कि ऐसा, मैंने बोला तुम्हें कोई पीछे नहीं दिख रहा? फिर उसने बोला नहीं मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, और मेरे को भी पता चल गया कि मुझे ऐसे तो दिखने से कोई दिख नहीं रहा। तो मैंने उसे बोला अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें छेड़ रही थी, मुझे भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। स्टिल मुझे वो चीज फील हो रही थी। मैंने अपने फोन में हनुमान चालीसा चलाई, बोलते ना भूत प्रेत सब निकट ना आवे, वही वाली बात है, हनुमान जी को याद करते हैं जब ऐसे डर लगता है तो। सो मैंने वही किया, हनुमान चालीसा चलाई। जब तक हनुमान चालीसा चल रही थी स्क्रीन पे कोई नहीं दिख रहा था। हम लोग गाड़ी को पीछे लेने की कोशिश कर रहे थे, मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब हनुमान चालीसा बंद होने के बाद में अगला गाना वही प्ले हुआ जो उससे पहले प्लेलिस्ट में प्ले हो रहा था, कोई हो रहा होगा रोमांटिक या फिर कोई हनी सिंह का गाना। अगेन वो बजने लगा, सेम इमेज मुझे वापस दिख रही। अगेन मैंने बोला कि मैंने फिर से हनुमान चालीसा लगा ली। तो मेरे भाई ने बोला कि सुन तो ली, अब तो कितनी बार ये एक ही एक चीज सुनेगी। मैंने बोला नहीं मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है इसलिए मैं सुन रही हूँ। उसे मैंने वो चीज नहीं बताई। फिर हम मुड़े, हम निकले, और मतलब थोड़ा आगे आके हमें होटल्स वगैरह मिली। तो मैंने उनको पूछा उन लोगों को कि मतलब ऐसा यहाँ पे कुछ है क्या, मतलब कुछ डर वर है क्या यहाँ पे? तो उन लोगों ने मुझे बोला कि मैम सच तो कुछ नहीं है, लेकिन कल ही एक्सीडेंट हुआ था, एक इंसान था गाड़ी में और वो भी पंजाबी था। उसने जैसे ही पंजाबी बोला मेरी बॉडी तो लाइक समझ रहे हो ना, मैं बहुत डर गई उस वक्त, बहुत ज्यादा डरी। मैंने सोचा पंजाबी मतलब पगड़ी तो पंजाबी बांधते हैं डेफिनेटली। मैं इतना डरी, बट वही चीज़ हनुमान चालीसा सुनी, अपने आप को समझाने की कोशिश करी कि ऐसा कुछ नहीं होता, या फिर होता भी है तो हमारे साथ तो बालाजी। मैंने समझाया खुद को, और हम लोग ट्रिप पे घूम फिर के आ गए। अब वही फ्लैट में मैं अकेले रह रही, ऐसे मैं रुक जाती थी, मुझे डर नहीं लगता। सो अब मैं सोती हूँ, एग्जैक्ट 12 बजे वही सीन या फिर वही आदमी सेम पोजीशन में, लाइक लंबा सा शॉल और ऐसे डाल के, वो शॉल जैसे सिद्धू मूसेवाले जी नहीं रखते थे ऐसे करके, वही सेम चीज मुझे दिख रही। मैंने बोला कि अब तो कुछ गड़बड़ है। मुझे 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो सेम चीज फील हुई। देन मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो राजस्थान में एक मंदिर है जिसको हम बोलते हैं मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। वहां पे सारे भूत प्रेत काला जादू सब उन्हीं का इलाज किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी के जो मंदिर है वो उस दौसा जिले में है, लाइक राजस्थान के दौसा जिले में वो स्थित है। 2 पहाड़ियों के बीच में मंदिर है, और वो जो मूर्ति है उससे पानी टपकता है। मूर्ति के बीच में एक छेद है छोटा सा, उससे पानी टपकता है। वो पानी पंडित जी पूरे दिन में इकट्ठा करते हैं, और सुबह और शाम की आरती जब होती है तो वो पानी छिड़कते हैं भक्तों पे। और वहां पे जिसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होता है, यदि आपको नहीं भी फील हो रहा हो, स्टिल जैसे मुझे लग रहा था कि ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट मुझे वो रात को नींद उठना और वो थोड़ा अबनॉर्मल तो था मेरे लिए डेफिनेटली। तो मैं वहां पे गई, लाइक मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने गई। वहां पे आरती में मैं रुकी, वहां पे वो आरती के बाद में वो पानी ऐसे छिड़कते हैं और वो पानी की कुछ बूंदें मेरे ऊपर गिरी। उस दिन के बाद में मैंने आज ही उस चीज का जिक्र किया है, और उस चीज को बोलते ना इमेजिन किए, मुझे कभी याद भी नहीं आया, ना मैंने कभी ऐसी चीज फील करी। सो मैं यही बोलूंगी, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोलूंगी कि जैसे ये ब्लैक मैजिक, भूत पिशाच, ऊपरी छाया, या फिर बोलते हैं ना नेगेटिव एनर्जी, स्पिरिट्स वगैरह, यदि आप उनको फेस कर रहे हो, आपकी लाइफ में वो चीज आपके ऊपर या किसी के ऊपर हो रही है, या फिर आपको डर है कि ऐसा हुआ है,
तो राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में, जो कि मैंने आपको बताया दौसा जिले में है, वहां पे आप जाइए, वहां पे ही रुकिए, मंदिर में दर्शन कीजिए। कुछ वहां के जाने के बोलते हैं ना रूल्स होते हैं, क्योंकि देखो वो मंदिर ही ऐसा है जहाँ पे भूत प्रेत काला जादू इन सब का इलाज होता है। तो जब भी आप वहां पे जाते हो, आप कभी भी परफ्यूम वेयर करके नहीं जाओ, ठीक है, क्योंकि सुगंधित चीजों में जो स्पिरिट्स होती है वो हमारे साथ वापस आ जाती है। हुआ भी है, बहुत लोगों के साथ वापस भी आई हैं और देन वापस गई हैं। और वहां का प्रसाद कभी भी हम घर नहीं लेके आते, वहां का प्रसाद वहां खाओ, पानी पियो और आ जाओ। ये तो हमने काफी सुना अपने पॉडकास्ट में, लोग ने आके बताया था। हाँ जी, तो वहां का प्रसाद हम नहीं खा सकते, खाओ उधर खा के और उधर ही बोलते हैं ना पानी पी के आ जाओ, तो कुछ नहीं होता। लेकिन वो बहुत अच्छा प्लेस है, क्योंकि मैंने इनमें भी लोगों को देखा है बहुत बहुत स्पेंड करते हुए लाख। मेरे पास एक क्लाइंट थी, वो 24 साल की थी, उस पर 13 लाख का लोन था बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कोविड टाइम पे, हाँ कोविड टाइम पे उसको एक पंडित जी मिले, ऑनलाइन 1 रुपए में इलाज कराओ टाइप्स कुछ। 1 रुपए में इलाज कराओ में लोग जब फंस जाते हैं ना बेचारे, फंस जाते हैं। उनको ये बोलते हैं कि आप करो, फिर वो बोलते हैं कि अरे हमने अपना चार्ज थोड़ी ना लिया है, जो सामान है उसका तो चार्ज लगेगा। 30,000 रुपए का सामान, आई थिंक शादी में भी इतना राशन नहीं आता होगा, करेक्ट। सो मतलब ऐसे था, ऐसे करते करते उसको बोला अरे कोविड है, तुम्हारी मॉम की डेथ हो जाएगी, फादर की डेथ हो जाएगी, तुम पैसे दो, ये पूजा करवाओ, वो पूजा करवाओ। तो मैं यही बोलूंगी, किसी को भी यदि डर लगता है, बच्चे नींद में जाग जाते हैं, या फिर किसी को है कि हमारे ऊपर कोई काला जादू हुआ है या कोई भूत प्रेत ऐसा कुछ उनको फील होता है, आप मेहंदीपुर बालाजी जाइए, दर्शन कीजिए, प्रसाद लेके भी नहीं आना, वहां पे खा के दर्शन करके पानी पी के आ जाइए। 110% लाइक 1010% उस चीज का उपाय उधर ही हो जाएगा 1 सेकंड में। मैं तो 1 सेकंड दर्शन करके आई थी, भीड़ रहती है, हाथ जोड़े बस निकल गए, फिर मैंने आज तक कभी वो चीज फील नहीं की। बहुत बढ़िया। अच्छा, पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले आप ना फटाफट से उस मंदिर के बारे में बता दीजिए कि जो आप बता रहे थे, बहुत ही चमत्कारी एक मंदिर राजस्थान में ही है, जहाँ पे एक पिलर है वो हवा में है और वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है पिलर, तो वो आपने एक्सपीरियंस भी किया था, वो बता दीजिए एक बार। देखो मैं बताती हूँ कि जो हम, जैसे मैं दादीच ब्राह्मण हूँ, ठीक है। सो हमारे कुल देवी हैं जिनका नाम है दधिमती माता, लाइक दादीच का दधिमती माता से उनका नाम है। उनका मंदिर राजस्थान के ही नागौर जिले में स्थित है। हम बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स, साइंस पूरी ग्रेविटी पे टिकी हुई है, ठीक है। सो जो नागौर जिले में उनका मंदिर है, गोट मांगलोद जगह है, उनको गोट मांगलोद माता जी या फिर दधिमती माता भी बोलते हैं। वहां पे मंदिर की मूर्ति के पास में एक पिलर है, जो आज से 100-150 साल पहले वो इतना ऊपर था और जमीन नीचे इतनी पूरी खाली थी, ठीक है। जब मेरे पापा छोटे थे, आज से मान लो 55 साल का ले लो, 55 साल पहले बच्चों को, लाइक मेरे फादर को भी उस पिलर के नीचे से ऐसे निकाला गया था, क्योंकि माना जाता है कि उस मंदिर में जाके कोई भी उस पिलर के नीचे से अपने बच्चे को निकाल के लाते थे, वो बच्चा बहुत हेल्दी रहता था, उसे कोई भी चीजें इफेक्ट नहीं करती थी, अच्छी लाइफ उसकी जाती थी। और हमारे एक झड़ूला भी होता है, लाइक बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसके बाल वहां पे चढ़ा के आते हैं। तो ये राजस्थान में ही है, नागौर जिले में है। अब उसका जो है लाइक जो पिलर है वो जमीन के एक साइड से तो जमीन के हल्का सा टच हुआ है, लाइक ऐसे समझो कि एक धागा निकल सकता है वहां से। दूसरे साइड से आप ऐसे समझो कि एक वायर होती है, जो मोटी वायर है कैमरे की, उतनी मोटी वायर आगे तक जा सकती है और उसके आगे एक पतला सा धागा निकल सकता है। अब हम सब उसको हाथ जोड़ के दर्शन करके ही आते हैं, अब तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे पापा तक की जनरेशन ने उसके नीचे से निकला है। तो वो टाइम से और ज्यादा कम हो जाएगा। जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है, बोला जाता है, किताबों में भी लिखा है कि हमारे जो माता जी की बोलते हैं ना, आरती में आता है कि अधर खम्भ ऐसो बण्यो, मतलब अधर खम्भ उस खंबे का नाम है। अधर खम्भ मतलब वो एक ऐसा बना हुआ खंबा है, जानत है सब जान, मतलब सब लोग जानते हैं। कलयुग में छिप जाए सी, कलयुग होता है जो कलयुग आने वाला है, उसमें ये छुप जाएगा, मतलब ये पूरा चिपक जाएगा। सतयुग की सैनान, मतलब ये प्रॉपर लाइन है, जानत है सब जान, कलयुग में छिप जाए सी, सतयुग की सैनान। वो एक सतयुग की, वो बोलते हैं सैनान का मतलब होता है एक सतयुग का साइन था, कि वो जमीन से जितना ऊपर था उतना अच्छा टाइम था, उतना सतयुग चल रहा था, और पूरा कलयुग आने पे वो पूरा जमीन के टच हो जाएगा, तब हम मानेंगे कि वो पूरा घोर कलयुग आ चुका है। तब बोलते हैं तब 9 साल की भी नानी बन जाएगी, मतलब 9 इयर्स में 3 जनरेशन हो जाएंगी, जैसे आजकल जो पेट्स वेट्स की तो अभी भी हो जाती है, मतलब अच्छा, वो चीज अब देखते हैं कैसे होती है वो तो टाइम आने पे बताएगा।
बिल्कुल बिल्कुल मैम, मजा आ गया आपसे बात करके, और इतना बढ़िया पॉडकास्ट था, इतना हंसते खेलते हमने इतनी सारी बातें कर ली, टाइम का बिल्कुल मुझे तो पता ही 1 नहीं घंटे चला। कम लग रहा है अभी। पर हम डेफिनेटली ऑडियंस से कहेंगे अगर आपको मजा आया तो पार्ट 2 के लिए कमेंट ड्रॉप करिए, हम मैम को दोबारा बुलाएंगे और उनके साथ एक मजेदार पॉडकास्ट करेंगे। पर फिलहाल अगर आपको मैम से कनेक्ट होना है, उससे जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, इनके इंस्टाग्राम का लिंक, इनके यूट्यूब का गोल बटन भी यहाँ पर आ रहा है, आप इनके चैनल पे जाकर भी इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनको रीच आउट भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गई डिटेल्स के द्वारा। और हम मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ। फिलहाल जो हमने कपड़े पहने हुए हैं गाइज, अगर आपको ये लेने हैं, थोड़े मोटिवेशनल कोट्स है, जैसे टेक लाइफ एज इट कम्स, इसका एक बैक प्रिंट भी बड़ा सेक्सी है, वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दीपक ने पहना हुआ। जिम करे हैं, हमारा आइकॉनिक डायलॉग, ये भी आप ले सकते हो। स्पिरिचुअल दीपक की स्वेट शर्ट है। तो ऐसे मज़ेदार कोकी डिज़ाइन अगर आपको चाहिए तो realitstore.com वेबसाइट है हमारी, आप ले सकते हैं। और अगर आपको अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू करना है, क्योंकि आजकल ट्रेंड में, तो हम कैसे काम करते हैं उससे रिलेटेड हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय बजरंग बली।